So, good afternoon to all of you. Let us begin from where we left yesterday. एंड कल आपकी मेरी जो बातचीत चल रही थी उसको एक छोटा सा फटाफट 5 मिनट का रिकैप दे दें. सर कल बात चालू हुई थी इस पॉइंट से कि सर हम लोग पब्लिक फाइनेंस जब शुरू किए थे तो पब्लिक फाइनेंस में हमने जब बात करी थी कि गवर्नमेंट को बहुत सारे काम करने रहते हैं. देर आर वेलफेयर मेजर्स, देर आर बेटर हैबिट्स इन द सोसाइटी, बट देर आर मेनी प्राइस कंट्रोल मेजर्स एंड सोशल वेलफेयर मेजर्स टू बी डन. और रिसोर्सेज हमेशा स्केर्स थे, स्केर्स हैं और स्केर्स रहेंगे. वो 3 तरीके से यूज़ हो सकते हैं, सोशलिज्म के थ्रू, कैपिटलिज्म के थ्रू और मिक्स्ड इकोनॉमी के थ्रू. हम इंडिया में मिक्स्ड इकोनॉमी को फॉलो करते हैं. एडम स्मिथ ने सपोर्ट किया था कि साहब फ्री मार्केट्स होना चाहिए, सब कुछ अपने आप होना चाहिए, गवर्नमेंट को इंटरफेयर करने की ज़रूरत नहीं है. लेकिन बाद में उसने भी देखा था कि गवर्नमेंट को भी ज़रूरत पड़ेगी इंटरफेयर करने की. एंड एलोकेशन रोल गवर्नमेंट की सबसे बड़ी जिम्मेदारी होगी. एलोकेशन मतलब रिसोर्सेज का सही ढंग से आवंटन करना ताकि सही जगह पर सही रिसोर्सेज जा सकें. और कई चीज़ें ऐसी हम लोगों ने रियलाइज़ किए कि डिफेंस सिस्टम, जुडिशल सिस्टम, रूल ऑफ लॉ, पब्लिक इंस्टीट्यूशंस, पब्लिक वर्क्स, ये सब कुछ गवर्नमेंट इंटरवेंशन के बगैर पॉसिबल नहीं होता है. 1930 में द गवर्नमेंट फंक्शन वाज रीलुक्ड एंड एनालाइज्ड एज फॉलोज. उसके इकोनॉमिक फंक्शन और फिजिकल फंक्शन बने थे. गवर्नमेंट का कितना बड़ा रोल रहता है, मैंने कल एक फ्लो समझाने की कोशिश करी थी आपको. वो फ्लो कुछ इस प्रकार था. ओरिजिनली पैसा सेंट्रल बैंक प्रिंट करता है और सेंट्रल बैंक सबसे पहले पैसा देता है गवर्नमेंट को. गवर्नमेंट खर्चा करती है, गवर्नमेंट खर्चा करती है, सरकारी लोगों को सैलरी देती है, डिफेंस पर्सनल को पैसा देती है, स्कूल, ब्रिज वगैरह सब कुछ बनाती है और लगातार गवर्नमेंट की तरफ से खर्चा होता रहता है. ये खर्चा गवर्नमेंट हवा में नहीं करती, पब्लिक के ही लोगों को, जो प्राइवेट सेक्टर है उनको हायर करके उन्हीं से काम करवा के चीज़ें क्रिएट करती है. तो इससे लोगों के पास पैसा जाता है और लोगों के पास पैसा जाने के बाद लोग उस पैसे से बिल्कुल मूव करते हैं. करेक्ट. तो वो जब उस पैसे को मूव करते हैं तो उस मूव करने के लिए पूरा का पूरा बैंकिंग चैनल जो है वो सेंट्रल बैंक के अंडर में बना हुआ कमर्शियल बैंक्स का चैनल है. आप कमर्शियल बैंक्स को देखिए तो कमर्शियल बैंक्स में पैसा दोनों तरफ से आ रहा है, पब्लिक से और गवर्नमेंट से भी आ रहा है. और फिर वही पैसा पब्लिक और गवर्नमेंट के पास जा भी रहा है, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स एंड लेंडिंग मनी. सो बेसिकली कमर्शियल बैंक्स खुद के पैसे से डील नहीं करती, वो पब्लिक के पैसे से डील करती हैं. बोलो साहब, यहाँ तक समझ में आया? ये हमने कल बात करी थी. फिर 1959 में रिचर्ड मसग्रेव ने अपनी एक 3 ब्रांच टैक्सोनॉमी दी. अब ये 3 ब्रांच टैक्सोनॉमी वर्ड का मतलब क्या है? सर 3 ब्रांच टैक्सोनॉमी मतलब क्या है? अदिति, आई एम रीडिंग द मैसेजेस, नो पॉइंट रिपीटिंग इट अगेन एंड अगेन. मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ बेटा, डोंट वरी. टैक्सेशन कॉन्सेप्ट इन इकोनॉमी, वो टैक्सोनॉमी जो वर्ड है वो 2 चीज़ों को मिला के बना है, टैक्सेशन एंड एलोकेशन कॉन्सेप्ट्स इन इकोनॉमी. उसने 3 ब्रांच टैक्सोनॉमी थ्योरी दी कि आपको 3 मुद्दों पे ध्यान देना होगा. कौन से 3 मुद्दों पे ध्यान देना होगा? एक एलोकेशन फंक्शन पे ध्यान देना होगा, दूसरा रीडिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन पे ध्यान देना होगा और तीसरा मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन पे ध्यान देना होगा. करेक्ट. तो अब ये तीनों को समझने हमने चालू करा था और कल हमने पहली वाले पे बात करना चालू कर ली थी एंड दैट वाज ऑन एलोकेशन फंक्शन. हम एलोकेशन फंक्शन में बात कर रहे थे कि प्राइवेट सेक्टर डिमांड ड्रिवन होगा. करेक्ट. टैक्सेशन इन इकोनॉमी, अदिति शर्मा, टैक्सेशन इन इकोनॉमी, बस. और सिर्फ टैक्सेशन नहीं है, बाकी भी चीज़ें हैं साथ में, वो उसको इंक्लूड करके चल रहा है. तो उसका हार्ड एंड फास्ट आप लोग वो इनकम टैक्स की तरह इंटरप्रेट न करें. आप सब बच्चे इनकम टैक्स और कंपनी लॉ पढ़ के बैठे हो तो आप लोगों को यहाँ पे एक एक शब्द को वो हाउएवर और वैसे आप इंटरप्रेट मत करो, चिंता मत करो, वो वैसा नहीं है यहाँ पे. ठीक है. अब यहाँ पर अलोकेशन, एक एक व्यक्ति अपने पैसे का अलोकेशन नहीं कर रहा है, देश के रिसोर्सेज अलोकेट करने की बात हो रही है. तो अब ये मत निकाल के लेके आ जाना कि एलोकेशन इज अबाउट माइक्रो इकोनॉमिक्स. वो सीए फाउंडेशन का एमसीक्यू है. हाँ, बट व्हेन यू एलोकेट फंक्शंस फ्रॉम द कंट्री लेवल यू कांट से इट इज अ माइक्रो इकोनॉमिक मैटर. इट इज, अब देखो अपन ने कल लिखा था प्राइवेट सेक्टर इज ड्रिवन बाय डिमांड, सप्लाई एंड कंज्यूमर प्रेफरेंसेस. प्रोड्यूसर का प्रॉफिट जो मैटर करेगा, प्रोड्यूसर उस प्रॉफिट को देख के काम करेगा. करेक्ट. तो प्राइवेट गुड्स आर मेड अवेलेबल बाय मार्केट्स बेस्ड ऑन डिमांड एंड सप्लाई. फिर हमने कल पब्लिक सेक्टर की बात करी थी. पब्लिक सेक्टर में पब्लिक गुड्स बनते हैं, कई ऐसी चीज़ें जो सरकार बनाती है और वो जब भी बनाती है तो वो पूरा नहीं पढ़ पाती. पूरा क्यों नहीं पढ़ पाती? क्योंकि उसके पास बजट लिमिटेड होता है.
because the government produces them based on the budget availability and revenue and expenditure calculation. It happens so because so many things need to be done with limited resources. And situation ऐसी होती क्यों है सर? सिचुएशन ऐसी होती इसीलिए है क्योंकि परफेक्ट कंपटीशन एग्जिस्ट नहीं करता. परफेक्ट कंपटीशन के अंदर क्या होता है? फ्री एंट्री एग्जिट होता है, परफेक्ट नॉलेज टू बायर एंड सेलर होता है, एब्सेंस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होती है, नॉर्मल प्रॉफिट मार्जिन होते हैं. ये 3 लाइनें मैंने बोल के गलती तो नहीं कर दी ना? सीए फाउंडेशन का परफेक्ट कंपटीशन याद है कि नहीं याद है? फ्री एंट्री एग्जिट, 100% परफेक्ट नॉलेज टू बायर्स एंड सेलर्स, एब्सेंस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड मूवमेंट कॉस्ट, यूनिफॉर्म प्राइस, होमोजीनियस प्रोडक्ट. हाँ, और उसी के अंदर आप देखोगे तो लॉन्ग रन में भी उसमें नॉर्मल प्रॉफिट ही होता था. करेक्ट. लेकिन अब समस्या क्या होती है ये समझिएगा जरा. समस्या ये होती है एफिशिएंट एलोकेशन हैपेंस ओनली इन केस ऑफ परफेक्ट कंपटीशन एंड इन रियलिटी देयर इज नो परफेक्ट कंपटीशन. तो अब रियल लाइफ में परफेक्ट कंपटीशन है ही नहीं तो काम कैसे करेंगे हम लोग? हाउ विल वी हैंडल दिस, और हम उसको कैसे कराएंगे? तो जरा साथ में देखें. एक सेकेंड. चतुर्वेदी, अगर अभी भी ये सवाल तेरे दिमाग में है तो मतलब मैंने तेरे को ढंग से नहीं पढ़ाया. लॉन्ग रन में सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कब से होने लग गया परफेक्ट कंपटीशन में? लॉन्ग रन में कब से सुपर नॉर्मल प्रॉफिट होने लग गया परफेक्ट कंपटीशन में? फिर से फाउंडेशन एग्जाम दिलवा दूंगा चतुर्वेदी, बता देता हूं. चलिए, तो परफेक्ट कंपटीशन एग्जिस्ट क्यों नहीं करता ये समझते हैं अपन. नाउ द नेक्स्ट थिंग इज परफेक्ट कंपटीशन डजंट एग्जिस्ट. राइटिंग चालू रखिएगा अपनी साथ में. ब्लैक कलर ले लेता हूँ, ज़्यादा सही है. सर, परफेक्ट कंपटीशन डज नॉट एग्जिस्ट because of following reasons. करेक्ट. अब इट डज नॉट एग्जिस्ट बिकॉज ऑफ फॉलोइंग रीजंस. तो कौन से रीजंस हैं देखिए. सबसे पहला, imperfect competition and monopoly. Second, market cannot give collective goods. Which are to be used by all the people. अब इस लाइन का मतलब क्या है? अच्छा, एक बात बताओ, हमको सबको फ्लाईओवर चाहिए, बट क्या एक आदमी अकेले के लिए फ्लाईओवर बन सकता है? आप जैसे इंडिविजुअल डिमांड कर्व से मार्केट डिमांड कर्व पे जाते हो, तो फ्लाईओवर का डिमांड कर्व जब तक ऐसा नहीं होगा तो कैसे बनेगा? हमको चाहिए पर मैं अकेला तो खरीद नहीं सकता. तो ऐसी तमाम चीज़ें हैं, समझे? एक एक करके अब उनको हम समझना चालू करेंगे, ठीक है ना? आइए नेक्स्ट पर देखें. उसके अंदर सर एक्सटर्नलिटीज. अब ये कि नया वर्ड आ रहा है. हाँ, एक्सटर्नलिटीज. इस वर्ड की विशेषता समझ के चलना. ये वर्ड आपको मेरे को ऑलमोस्ट 2 से 2.5 लेक्चर लगवाएगा. कितने? 2 से 2.5 लेक्चर लगवाएगा अभी आने वाले कुछ दिनों में इस वर्ड पर. एक्सटर्नलिटी होती क्या है? सर, ऐसी कुछ चीज़ें जिन पर ना आपका काबू है ना मेरा काबू है, पर वो हो के रहेंगी और उनका नफ़ा नुकसान हमें झेलना पड़ेगा. आई रिपीट इन वेरी सिंपल टर्म्स, ऐसी चीज़ें जो जिन पर ना आपका काबू है ना मेरा काबू है और उनसे होने वाला नफ़ा नुकसान हमको झेलना पड़ेगा. सिर्फ नेचुरल कैलामिटी नहीं होती बेटा, बहुत सारी चीज़ें होती है. इसलिए अभी उसको मैं बोल रहा हूँ, उसको सिर्फ एक्सटर्नलिटी वर्ड रहने दो. कहते ना, कुछ रिश्तों को नाम मत दो, उन्हें एक एहसास रहने दो.
नाम दोगे तो वो बंधनों में बंध जाएंगे, एहसास बना रहने दोगे तो हमेशा काम आएंगे। एक्सटर्नलिटीज से फायदा भी हो सकता है और नुकसान भी हो सकता है। तो एक्सटर्नलिटी सिर्फ प्रॉब्लम नहीं क्रिएट कर सकती, एक्सटर्नलिटी फायदा भी दे सकती है। ठीक है, सारे लोग नहीं चाहते ना बेटा। अभी रुक जाओ आस्था बिटिया, मेरे को सारे पॉइंट्स ही कंप्लीट करने दो, देन आई लास्ट क्यों कि एक बार इस पर आप डिफिकल्टी पूछो मेरे को कॉन्सेप्ट बिल्ड करने के बाद, है ना। अब एक्सटर्नलिटीज के लिए लिखिए विच विल अराइज एंड which will arise and its impact, profit or loss will be there, and nothing can be done to stop or increase the same। समझे। इसके बाद आता है इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन। अब ये एक बड़ा गजब वर्ड है, इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन। एक बात बताओ, अभी कोविड में सेकेंड वेव में सरकार ने घोषणा करी कि आयुष्मान भारत योजना के तहत सरकारी जिन लोगों के पास आयुष्मान भारत का कार्ड है सारे अस्पतालों को उनका इलाज करना पड़ेगा। आपको क्या लगता है बहुत सारे लोगों ने उस आयुष्मान भारत योजना का इलाज का लाभ ले पाए या लिया? इसके दो कारण हैं। एक तो अस्पतालों ने नहीं लिया, अस्पतालों ने जैसे तैसे करके टाल दिया, ए। बी, लोगों को भी नहीं पता था। आप दोनों तरफ की सिचुएशन समझना प्लीज, हाँ। और कृपया करके मेरे इस डिस्कशन को कहीं से भी आप पॉलिटिकल एंगल से नहीं जोड़ेंगे। हम इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। मैं आपको सारी सिचुएशन सही ढंग से क्या हो रहा है वो बताऊंगा, ठीक है। अब जैसे आपको आयुष्मान भारत योजना का कार्ड है, सो इट इज एफिशिएंट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज दैट पुअर पीपल ऑल्सो शुड बी एबल टू एक्सेस हेल्थ केयर, इट इज देयर राइट। सो उनके लिए कार्ड बनाया, सरकार ने बोला अस्पतालों को इनको एक्सेप्ट करो। अब समस्या क्या है कि बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है कि वो आयुष्मान भारत योजना का लाभ ले सकते, पहला। दूसरा, बहुत सारे गवर्नमेंट अस्पताल जो ऑथोराइज थे आयुष्मान भारत के लिए उन्होंने मना कर दिया, क्योंकि गवर्नमेंट से पैसा लेट आता है उन लोगों के पास, और उनको जब सामने कैश लिया हुआ आदमी दिख रहा है तो वो क्यों लेंगे। तो ये प्रॉब्लम क्यों क्रिएट हुई? गवर्नमेंट का इंटेंशन अच्छा है, सिटीजन अपना हक लेना चाहता है, तो समस्या कहाँ गई है? समस्या है इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन। अज्ञान कितनी बड़ी समस्या है ना, वो आपको रियलाइज होगा। समझिए, व्हाट्सएप या ज्ञान के पीछे बहुत कुछ है। व्हाट्सएप या यूनिवर्सिटी से बाहर आकर सरकारों को सोशल मीडिया प्रोपोगंडा में गालियां देने के बजाय समझना चालू कीजिए चीज़ों को। इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन, और आपके मेरे जैसे पढ़े लिखे लोगों की ज़रूरत इन चीज़ों को सुधारने में है। इट इज़ बिकॉज लैक ऑफ प्रॉपर इंफॉर्मेशन गोइंग टू द राइट पर्सन। अब यहाँ पर आती है एजुकेशन। आप सब जगह जाके देखोगे ना तो जड़ में एजुकेशन का ही प्रॉब्लम आएगा। आपने पढ़ा लिखा के अगर देश तैयार कर दिया तो बहुत सारे प्रॉब्लम होना बंद हो जाएंगे। उस गरीब आदमी को जब पता रहेगा कि मैं यहाँ से आयुष्मान भारत का कार्ड लेकर अपना इलाज करा सकता हूँ, बात खत्म। और उसके बाद ये सब इनकम्प्लीट क्यों रहता है? बिकॉज ये अगला, इनइक्वालिटी ऑफ इनकम एंड वेल्थ। करेक्ट, लिखिए। तो 1 2 3 4 5 पॉइंट्स। परफेक्ट कंपटीशन क्यों एग्जिस्ट नहीं करता सर? परफेक्ट कंपटीशन इसलिए एग्जिस्ट नहीं करता बिकॉज देयर इज इम्परफेक्ट कंपटीशन एंड मोनोपोली। सेकंड, मार्केट कैन नॉट गिव कलेक्टिव गुड्स विच आर टू बी यूज्ड बाय ऑल द पीपल। तीसरा, एक्सटर्नलिटीज होती हैं जो आपके और मेरे बस में नहीं होती। चौथा, इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन है। और पांचवा, इनइक्वालिटी ऑफ इनकम एंड वेल्थ है। ये 5 चीज़ें आपको मेरे को तकलीफ देती हैं जिससे परफेक्ट कंपटीशन नहीं बन पाता। ठीक है सर, तो अब क्या करें?
अब आती है बात पब्लिक फाइनेंस। तो पब्लिक फाइनेंस क्या करेगा आपके मेरे लिए? सेकेंड पॉइंट क्या समझ में नहीं आया? मार्केट कैन नॉट गिव कलेक्टिव गुड्स विच आर टू बी यूज। ठीक है स्तुति, मार्केट कैन नॉट गिव कलेक्टिव गुड्स, यहाँ पे समझिए मार्केट वर्ड का मतलब ये है कि प्राइवेट प्लेयर बहुत सारी ऐसी चीज़ें नहीं बना सकते जिसको खरीदार डायरेक्टली नहीं मिलेगा। एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं मैं आपको। क्या मोटिवेशन है किसी प्राइवेट प्लेयर को एक पब्लिक टॉयलेट बनाने का? मैं सेटअप तैयार करता हूं, एक उसमें सैनिटरी फिटिंग्स लगाता हूं और एक टॉयलेट बनाता हूं, ठीक है? तो वो टॉयलेट बनाने का कोई जब मोटिवेशन नहीं है तो वो टॉयलेट क्यों बनाएगा? उसकी जगह वो अपने घर का डेकोरेशन करवाएगा ना। लेकिन अगर आप ये कहने लगो कि उस टॉयलेट में आप जाने पर लोगों से 1-2 रुपए टॉयलेट जाने के लिए, और अगर उन्हें फ्रेश होना है तो 5 रुपए ले सकते हो, तो आपको क्या लगता है प्लेयर्स आएंगे कि नहीं आएंगे मार्केट में? आएंगे। और उसके बाद होगा क्या? उस टॉयलेट के ऊपर अगर आप होर्डिंग लगवाते हो, वो होर्डिंग का आपका किराया, और वो जिस जमीन पर टॉयलेट बना है आप उस पर हमेशा टॉयलेट बना के रखो, वो जमीन सरकार अलोकेट करके दे रही है, तो लोग आएंगे कि नहीं आएंगे? आ रहा है समझ में? इसका मतलब आपने कलेक्टिव कंजम्पशन गुड है ना ये बेटा। स्तुति, इसमें स्तुति कोई डाउट आ रहा था ना, और एक को आ रहा था। हाँ, तो ये कलेक्टिव कंजम्पशन गुड्स है। इसमें ना 2-3 शुरू शुरू में जब ये चैप्टर चालू होता है ना, तो बच्चे गुड्स मतलब जनरली क्या, वो जो दुकान पे सामान मिलता है उसी को गुड्स समझते हैं। नहीं बेटा, यहाँ पे एवरीथिंग विच यू आर प्रोड्यूसिंग इन इकोनॉमी गेट्स इनटू द वर्ड ऑफ गुड्स। गुड्स इंक्लूड सर्विसेज ऑल्सो फॉर द अंडरस्टैंडिंग, ठीक है ना? तो कलेक्टिव कंजम्पशन की चीज़ें जो सब लोग यूज़ कर सके, वो किसी प्राइवेट प्लेयर को तभी बनाने को मिलती हैं, या बनाता ही वो तब है जब उसको उसमें कोई प्रॉफिट मोटिव नजर आए। आज नगर निगम ने इतने इंदौर के अंदर टॉयलेट्स बना दिया। अभी इंदौर में नगर निगम ने जगह जगह पर वाटर हट्स बनाई हैं, आपको पता है? वो वाटर हट में आरओ का ठंडा पानी मिल रहा है फॉर फ्री। लॉकडाउन के कारण लोग यूज़ नहीं कर पाए उसको अभी तक, बट वाटर हट्स बनाई हैं और लोग उसमें से पानी ले रहे हैं। और आरओ वाटर जहाँ 20 रुपए के लीटर की बिस्लरी ले रहे हो, तो अब आप एक बात बताओ, 20 रुपए लीटर की बिस्लरी कब तक बिकेगी? सर, जब तक आप साफ सुथरा पानी लोगों को फ्री नहीं दोगे तब तक 20 रुपए की बिस्लरी बिकेगी। और जिस दिन ये साफ पानी सब जगह प्रॉपर अवेलेबल होने लग गया तो क्या होगा? बिस्लरी बिकेगी क्या? समझे? एफिशिएंसी, एलोकेशन, अब समझ में आ रहा है? पलक, ये सब आगे बहुत रिलेटेड है। ठीक है, ये इम्पैक्ट वर्ड है बेटा। आप सब निश्चिंत रहिए, मैं आप लोगों के एक एक डाउट को चुन चुन के सॉल्व करूंगा। उसके लिए कभी मत सोचना कि सर ने डाउट नहीं पढ़ाया, डाउट क्लियर नहीं करा। मेरे को आप सिर्फ पढ़ने और समझाने का समय जरूर दीजिए, बस। ठीक है ना? आइए अब अपन आते, देखो अब लिखो मेरे साथ, चलो अगला। पब्लिक फाइनेंस लीड्स टू इफेक्टिव एंड ऑप्टिमम leads to effective and optimum allocation of limited resources and when markets fail to provide what is needed
then the government has to interfere. इसी हेडिंग के अंदर पैराग्राफ चेंज कर रहा हूं. गवर्नमेंट इज द मीडियम. गवर्नमेंट इज द मीडियम बाय विच द नीड्स ऑफ सिटीजन आर फुलफिल्ड and public finance is connected with economic mechanism, is connected with economic mechanism leading to optimal allocation of resources. It makes government interference. गवर्नमेंट पूरा लिखना, मैं फिर से बोल रहा हूं. It makes government interference important because markets fail to do proper allocation of resources. अब एक किसने वर्ड बोला है, मार्केट्स फेल. सर मार्केट्स फेल और एफिशिएंट अलोकेशन होता क्या है? एफिशिएंट अलोकेशन ये होता है कि जितनी मार्केट में डिमांड है उतनी उस पे सप्लाई आ जाए, और वो भी रीजनेबल प्राइस पे. तो ऐसा होता नहीं है. कभी समझ के देखना, रोटी कपड़ा मकान सबको चाहिए. ओह, इट्स में गवर्नमेंट इंटरफेरेंस इंपॉर्टेंट. सॉरी, मैं लिखना भूल गया. सॉरी. कमिंग बैक. रोटी कपड़ा मकान सबको चाहिए, फिर भी लोग भूखे हैं, तन पे कपड़ा नहीं है, सर पे छत नहीं है. दिस इज अ क्लासिक एंड अ ग्लेयरिंग एग्जाम्पल ऑफ इनएफिशिएंट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस. अगर आप बहुत सिंपल टर्म्स में समझना चाहते हो तो. रोटी कपड़ा मकान सबको चाहिए ना, फिर भी लोग भूखे हैं, तन पे कपड़ा नहीं है, सर पे छत नहीं है. इसका मतलब आया समझ में कि नहीं आया? एफिशिएंट एलोकेशन नहीं है. करेक्ट. तभी गवर्नमेंट को बीच में आना पड़ता है, तभी फ्री के मकान देने पड़ते हैं, तभी उज्ज्वला भारत देना पड़ती है, तभी आपको राशन की दुकान चलानी पड़ती है. तो मेरे ख्याल से अब आप लोगों को कल के और आज के लेक्चर में मिला के चैप्टर का लॉजिक तो क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, ये बताओ मेरे को. अब ओवरव्यू आया? बस ओवरव्यू आया तो अपन उसके अंदर अंदर चल रहे हैं बस. सुरेंद्र धाकड़ जी, लगातार मैं जो लिखता हूँ मेरे साथ लिखते चलिए बेटा. तो इनएफिशिएंट एलोकेशन समझ में आया, ठीक है. अब मार्केट फेलियर एक अपने आप में वर्ड है. मार्केट फेलियर वर्ड अभी आपको क्लिक नहीं होगा, और नहीं होता है तो बद्दू नॉर्मल छे, चिंता नहीं. ठीक है. क्यों?
क्योंकि इनएफिशिएंट एलोकेशन हो गया, तो मतलब ये तो अब आपको समझ में आ गया कि मार्केट्स हैव फेल्ड। अब मार्केट्स फेलियर का मतलब क्या होता है, उसके लिए अगला सेकंड चैप्टर पूरा मार्केट फेलियर है। इस चैप्टर 2 के अंदर 4 यूनिट हैं आपके मेरे। पहला है पब्लिक फाइनेंस कॉन्सेप्ट, फिर है मार्केट फेलियर, फिर गवर्नमेंट इंटरवेंशन टू करेक्ट मार्केट फेलियर, और उसके बाद पब्लिक फाइनेंस सॉरी अपना फिजिकल पॉलिसी। तो निश्चिंत रहिए, अब धीरे धीरे आपको हमको इसको गहराई में उतर के समझना है, ठीक है। चलो अब आगे आओ, ये देखो ऐसा लिख रहा है, वापस ऐसा एरो बना के लिखो, लिखो गवर्नमेंट डज फॉलोइंग थिंग्स government does following things which usually private people will never give. अब गवर्नमेंट कौन सी चीजें ऐसी बनाती है जो प्राइवेट पीपल नहीं। संस्कार ने लाइन सही समझी है, प्राइवेट प्लेयर्स आर इंपॉर्टेंट बट दे कांट रिप्लेस द गवर्नमेंट, बिल्कुल। तो अब देखो क्या क्या कर नहीं दे सकती गवर्नमेंट, मतलब गवर्नमेंट क्या क्या देगी आपको मेरे को, इंफ्रास्ट्रक्चर, उसके बाद रोड्स, पावर। कभी इस बिचारी चीज को देखना जो मैं लिख रहा हूं, ये कितनी महत्वपूर्ण और कितनी इग्नोर्ड चीज है। जब कॉलोनी कटती है ना, कॉलोनियां, तो जब टाउन एंड कंट्री प्लानिंग से परमिशन मिलती है ना, तो टाउन कंट्री प्लानिंग परमिशन के बाद उस जमीन का डेवलपमेंट होता है। और डेवलपमेंट करने का सबसे बड़ा काम होता है कि उधर गड्ढे खोद के सड़क की मार्किंग करना, इलेक्ट्रिकल पोल डालना, और उसके बाद गटर सिस्टम तैयार करना वहां पर। तो तुम और मैं सुबह उठ के हगते हैं ना, अगर उसका चैनलाइजेशन प्रॉपर ना हो तो ये सारा दिमाग लगाना बेकार हो जाए। आप सोच के देखो जरा, मतलब आपके हमारे लाखों के इटालियन मार्बल, सो कॉल्ड फर्निश्ड इटालियन शो स्टाइल टाइल्स, और वो सब जितना भी अंग्रेजी झाड़नी है, आर्किटेक्चर वाली झाड़ लो, अगर आपके घर का गटर बराबर नहीं चल रहा है ना, किसी काम का नहीं है कुछ भी। ये सुनने में बड़ा गंदा यक और छी लगता है, बट ये सबसे कड़वा सच है। आप सोच के देखो। अच्छा एक बात बताओ, आप स्टैम्प पेपर पे बिलीव करते हो ना? अगर स्टैम्प पेपर पे आपने कुछ खरीद रखा है, ये स्टैम्प पेपर रखा है मेरे सामने, ऐसे स्टैम्प पेपर्स होते हैं, ये स्टैम्प पेपर मायने रखते कि नहीं रखते इसके ऊपर कुछ लिखा पढ़ी की हुई है तो? कल को ये स्टैम्प पेपर पे लिखी हुई चीज कोई नहीं माने तो आप क्या करोगे बताओ? मान लेते हैं मैंने और चतुर्वेदी ने यहाँ पर बैठ के कोई एग्रीमेंट करा और बाद में मैं मुकर गया चतुर्वेदी से, मैंने नहीं करना, जा जो बन पड़े कर ले। सूट फाइल करोगे, कोर्ट में जाओगे, करेक्ट। कोर्ट प्राइवेट सेक्टर लाके दे सकता है तुम्हें, पुलिस सिस्टम प्राइवेट सेक्टर लाके दे सकता है, लॉ इन्फोर्समेंट कोई प्राइवेट व्यक्ति करके दे सकता है? ये बताओ मेरे को। आया? करेक्ट। तभी तो आप बोलते हो ना, गरीब को न्याय
तो इसका मतलब लॉ एनफोर्समेंट इज वन ऑफ अनदर थिंग ना, लॉ एनफोर्समेंट जुडिशियल सिस्टम पूरा का पूरा। आज आपको कानून की जो ताकत महसूस होती है स्टैम्प पेपर देख के, तो आप बोलते हो ना मैं तेरे को कोर्ट में ले जाऊंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। पूरा कानून पढ़ा तुमने, कंपनीज एक्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, बचा हुआ अपना कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ये सब एनफोर्स कराना किसका काम है? इसके बाद डिफेंस, तो गवर्नमेंट डज द फॉलोइंग थिंग्स विच नॉट विल डन। तो अब क्या होता है, ये सारी चीजें कोई और नहीं करता तो गवर्नमेंट को करनी पड़ती। तो अब नीचे एक चीज लिखो, गवर्नमेंट रिसोर्स अलोकेशन कैसे इंश्योर करता है? गवर्नमेंट रिसोर्स अलोकेशन कैसे इंश्योर करता है? ये फॉलोइंग डिसीजंस से में नजर आता है। कुछ बच्चे बोले थे इंग्लिश हिंदी मिक्स करा दो, तो ये लो भाई मिक्स कर ले। मेरे को इतना मत सिखाओ, मैं आप सब लोगों को सिखाने के लिए तैयार हूँ। आप लोग पेशेंस रखो, आज सेकेंड लेक्चर है अपना। जितने भी नए बच्चे हैं ना, मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप पेशेंस रखो। मेरे को ज़्यादा चिंता है आप लोगों की, बिकॉज थ्योरीज आर नाइस टू टॉक, गुड टू डिस्कस, डिफिकल्ट टू रिमेंबर, वेरी टफ टू राइट, एंड आई एम कंसर्न्ड अबाउट वेरी टफ टू राइट। सो इट इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, माई चिंता। I only need your undivided attention and regular attending of classes, and rest I will take care of. आप लोगों का एक्साइटमेंट अच्छा है। मेरे सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो आप लोगों को बोलने के लिए प्रॉम्प्ट करते हैं। अब आप इनकम टैक्स में तो क्या जो लिखा है वही लिखा है, कंपनी लॉ में जो लिखा है वही लिखा है, पर यहाँ क्या है, दिल के गुबार, अरमान, परेशानियाँ निकल निकल के बाहर आती तुम लोगों की, कि अरे कोई तो है जो हमारी बोली बोल रहा है, हमारी बातें समझ में आ रही हैं। तो वो थोड़ा होता है, ये क्लास में हमेशा ऐसा ही चलता है वो। तो मेरे को हमेशा बच्चों को बोलना पड़ता है कि रुको रुको रुको। चलो ये अब इसके अंदर पढ़ो, गवर्नमेंट रिसोर्स अलोकेशन कैसे इंश्योर करता है, ये फॉलोइंग डिसीजंस में नजर आता है। ये पहला, government produces certain goods on its own। देखो आपने अभी तक ध्यान नहीं दिया, बट इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन किसका काम है? प्राइवेट करता ही नहीं है। इलेक्ट्रिसिटी हो गया, पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो गया, चलती है ना खाली ट्रेन, आप भले बुक नहीं करवाओ, ट्रेन खाली हो, पर जिस शेड्यूल पे ट्रेन होती तो ट्रेन चलती है ना। ट्रेन चलती है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलता है, प्राइवेट तो नहीं करते ना। उसके बाद अगला देखो, एलोकेशन थ्रू टैक्स कंसेशंस, सेक्शन 80 आई भी पढ़ा है। सेक्शन 80 आई भी पढ़ा है क्या? टैक्स कंसेशन नहीं पढ़ा है तो मैं एक लाइन बोल देता हूँ, ध्यान से सुन लो बस, इतना जरूर बोल देता हूँ, भले पूरा नहीं पढ़ा हो। सेक्शन 80 आई भी ये कहता है कि अगर आप किसी पिछड़े हुए आदिवासी इलाके में कुछ शर्तों को पूरा करते हुए फैक्ट्री लगाते हैं और बिजनेस चलाते हैं, तो उस पर्टिकुलर यूनिट जो उस पिछड़े इलाके में लगाया हुआ है, उससे होने वाला पूरा प्रॉफिट आपका टैक्स में से, आपको टैक्सेबल इनकम में से लेस हो जाएगा। ठीक है। और अगर आप पिछड़े इलाके में जाते हो तो सरकार आपको प्रोत्साहन देने के लिए कुछ मदद देती है, वो होती है सब्सिडी। सेक्शन 80 आई भी और सेक्शन 10A
अलग है। सेक्शन 10 वाली इनकम हमारे इनकम का पार्ट ही नहीं बनती। सेक्शन 80 तब आता है जब इनकम जुड़ तो गई है, अब इनकम में से डिडक्शन अलाउड है। सेक्शन 10 एग्जम्पशन है, सेक्शन 80 डिडक्शन है। क्या कर रहे हो भाई? कुछ बच्चे बोल रहे सेक्शन 10A का डिडक्शन मिलेगा। इन सब का नाम लिखूंगा मैं गियल सिप्पा। चलो, अलोकेशन थ्रू टैक्स कंसेशन एंड सब्सिडीज लीड्स टू सोशल वेलफेयर। इसके बाद एक और तरीके से आपको दिखेगा सरकार का न्याय होता हुआ, ये भी आपको दिखेगा, हायर टैक्सेस ऑन सिगरेट्स एंड अल्कोहल। ओके, अब बहुत सारे बच्चों ने इतनी देर में ये लिख दिया कुछ इलेक्ट्रिसिटीज में प्रोडक्शन इलेक्ट्रिसिटी का प्राइवेटाइज हो गया है। गलत। इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन इज नॉट प्राइवेटाइज, इट्स डिस्ट्रीब्यूशन इज प्राइवेटाइज्ड। आप लोगों के घर पे बिल जो आता है वो बिल किसी प्राइवेट प्लेयर का है, क्योंकि प्राइवेट प्लेयर ने पावर ग्रिड, जहां से पावर प्लांट पावर ग्रिड तक बिजली भेजता है, पावर ग्रिड से बिजली निकालकर आपके घर तक भेजना, उसकी मीटरिंग करना, यूनिट वाइज गिनना और चार्ज वसूलने का ठेका अलग से लिया हुआ है। ठीक है, एनटीपीसी बनाता है मेन आज भी। और उसके बाद अगर दूसरे लोग बिजली बनाते भी हैं तो वो सारी की सारी बिजली सरकार के अधीन रहती है। सारी बिजली जाती है पावर ग्रिड की तरफ और उस पावर ग्रिड को इकट्ठा करके सरकार उसका डिस्ट्रीब्यूशन देती है। और जब सरकार अलग अलग शहरों और प्रदेशों में डिस्ट्रीब्यूशन देती है तो वहां पर डिस्कॉम डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को आउटसोर्स करती है। सो पीपल में क्रिएट पावर। ठीक है, तो पावर गोज टू द पावर ग्रिड, देन द गवर्नमेंट टेक्स कंट्रोल ऑफ इट एंड देन डिस्ट्रीब्यूट्स। आप लोगों के पास कितना सब कुछ है बात करने के लिए, बाप रे बाप मेरे से। अच्छा रुको, मेरे को आगे बढ़ने दो कि मैं बस यही समझाता रहूं। थोड़ी देर चैट डिसेबल करता हूँ, रुको, तुम लोग मानते नहीं हो फिर ऐसे। थोड़ी देर चैट डिसेबल करता हूँ। तुम्हारे क्वेश्चन रुकते नहीं है सब लोगों के। इनेबल करूंगा, चिंता मत करो। ठीक है, मुझे ही मज़ा नहीं आता जब तक पब्लिक का फीडबैक नहीं देखता। तो मैं एम मोर ऑफ अ पीपल पर्सन। मेरे को खुद को रहता है कि हाँ क्या हो रहा है बच्चों के दिमाग में, मुझे पता चलना चाहिए, सो दैट पीपल आर अंडरस्टैंडिंग और नॉट। बट एक मिनट मेरे को करने दो कंप्लीट, फिर मैं ये कंप्लीट करके फिर ओपन करूँगा। ठीक है, तो हायर टैक्सेस ऑन सिगरेट एंड अल्कोहल, सब्सिडीज एंड टैक्स कंसेशन, तो ये दो चीज़ हो गई। ठीक है, अब एक अगला पॉइंट, ये दोनों इसी के अंदर थे, हाँ, हायर टैक्सेस और इसके। अगला है थ्रू कंपटीशन पॉलिसीज like Competition Act 2002, by replacing MRTP Act. So that they can protect, promote and preserve competition. उसके बाद आता है थ्रू लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट्स,
पेट्रोल पंप लगाने के ठेके ज़्यादा नहीं देते, देखा है, ज़्यादातर गवर्नमेंट के हाथ में ही रहता है पेट्रोल पंप्स। सिर्फ अडानी और रिलायंस को है, ओ सॉरी एसआर और रिलायंस को है, और उनके भी रेस्ट्रिक्शंस और रिक्वायरमेंट्स पूरी फुलफिल्ड हैं, तभी उन लोग को अलाउड है, पर उनके नंबर ऑफ पेट्रोल पंप्स वो भी बहुत कम ही हैं। इसके बाद मजदूरों का ध्यान कैसे रखा जाता है? थ्रू मिनिमम वेजेस ऑफ लेबर। कानून है मिनिमम वेजेस एक्ट, तो मिनिमम वेजेस ऑफ लेबर, एंड देन देयर इज अ लीगल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रेमवर्क। ये पूरा का पूरा चैट एनेबल कर रहा हूँ, ये पूरा का पूरा होस्ट ओनली रखूँगा। ये पूरा का पूरा ये है कि गवर्नमेंट अपनी तरफ से किस तरह से एलोकेशन इंश्योर करता है। तो एलोकेशन फंक्शन यहाँ आकर हो जाता है समाप्त। हमने 3 ब्रांच टैक्सोनॉमी शुरू करी है, जिसमें से पहली हम पढ़ रहे थे 3 ब्रांच टैक्सोनॉमी में एलोकेशन फंक्शन। एक बार फिर से, थोड़ा सा मेरी राइटिंग में मैं ख़राब हूँ। हर्ष पाटिल बड़े खुश हो रहे थे कल, आज राइटिंग देखो दिख गई हर्ष वापस वैसी की वैसी। लाइसेंसिंग, अच्छा, मिनिमम वेजेस, ये नोट हो गया। ठीक है, मैं पढ़ देता हूँ। थ्रू कंपटीशन पॉलिसीज लाइक कंपटीशन एक्ट 2002 बाय रिप्लेसिंग एमआरटीपी एक्ट 1969। करेक्ट। मोहित कुमार जी आएगा। मोहित कुमार जी का क्वेश्चन आ रहा है, अमेज़ॉन एक कंपनी को खरीदने जा रही है और उस पर एलिगेशन लग रहा है कि वो एक मोनोपोली की तरफ जा रही है, तो उसे परमिशन नहीं मिलना चाहिए। हाँ, नहीं मिलती है। आप लोगों ने सीए फाउंडेशन के अंदर बिजनेस कमर्शियल नॉलेज में कंपटीशन एक्ट 2002 पढ़ा है, चैप्टर नंबर 4 या 5 में है अपने बीसीके में। उसके अंदर क्लियरली ये था कि भाई द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ कंपटीशन एक्ट 2002 इज टू हैव अ कंपटीशन कमीशन, एंड द कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रमोटिंग, प्रिजर्विंग एंड प्रोटेक्टिंग कंपटीशन इन द कंट्री। Yes, Kashish, you are thinking the right way. In allocation function, government tries to allocate resources to meet the minimum needs of all and also in a way to promote economic growth. Correct. Ritika, MRTPs, Monopolies and Restrictive Trade Practices Act, beta. Again, it's a CA Foundation thing. मैं आप लोगों को कल एक मेरे लेक्चर की वो दी हुई है लिंक, आई डोंट नो कितनों ने यूज़ करी वो वाली, पर उस लेक्चर को यूट्यूब पर रखा हुआ, वो देख लीजिए तो आपको काफ़ी बेनिफिट आएगा। उसके अंदर इन्फ्लेशन, बीओपी, बीओटी और बेसिक फंडामेंटल्स काफ़ी सारे क्लियर करे मैंने। शुरू के 10 मिनट कोर्स का इंट्रोडक्शन है, लेकिन उसके बाद प्रॉपर डिटेल्स हैं उसके अंदर। ठीक है अर्चित, लीगल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रेमवर्क बहुत बड़ा वर्ड है बेटा। लीगल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रेमवर्क मतलब इट्स अ बिगर थिंग, जिसके अंदर न्यायपालिका हो गई, आईएएस आईपीएस सिस्टम आज की तारीख में। अब जैसे आप अभी थोड़े दिनों पहले देख रहे थे ऑक्सीजन को डिस्ट्रीब्यूशन लिंक, तो पूरे एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रेमवर्क ने काम किया ना। ठीक है, ओके। दीपक, डू यू हैव एनी, दीपक विजयवर्गीय इज आस्किंग अ क्वेश्चन, ऐसे ही पढ़ेंगे क्या? बेटा सही तरीका नहीं है क्या ये पढ़ने का?
आई एम जस्ट आस्किंग, इफ यू आर आस्किंग इट दिस वे, सो इज इट नॉट द राइट वे? नहीं, दीपक हैज़ अ डाउट, तो दैट वाज आई एम आस्किंग कि उसको कुछ डाउट है क्या? दीपक विजय वर्गीय जी, अब आप जवाब तो दीजिए, हम वेट कर रहे हैं आपका। मैं समझना चाह रहा हूँ, दीपक जी ने पूछा है तो उनका कुछ मन में डाउट होगा ना। अच्छा ठीक है, आपके दीपक कौन से कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है बेटा, मेरे को बताओ आप। थ्री ब्रांच टैक्सोनॉमी पढ़ाई, तो थ्री ब्रांच टैक्सोनॉमी मैंने 3 ब्रांचेज में से पहली ब्रांच आपको भी कंप्लीट कराई है कि सरकार खुद क्या कर सकती है, प्राइवेट सेक्टर क्यों पूरा सब कुछ नहीं कर पाता, सरकार उस प्राइवेट सेक्टर जो नहीं दे पाता है उसको करने के लिए क्या क्या स्टेप्स उठाती है, ये मैंने आपको एलोकेशन फंक्शन में बताया अभी, ये पहला। ठीक है, अब मैं आपको लेके चलूँगा सेकेंड पे, दैट इज़ कॉल्ड रीडिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। नाम सुन के क्या लगता है रीडिस्ट्रीब्यूशन? नाम सुन के क्या लगता है? कुछ नया करना या एक से लेकर दूसरे को देना? सर एक से लेकर दूसरे को देना, करेक्ट। देखो इसमें एक वर्ड आता है, गवर्नमेंट वांट्स टू क्रिएट अ मोर इगैलिटेरियन, ये मैंने इंटेंशनली थोड़ा ऐसा बोल्ड में लिख रहा हूँ, इगैलिटेरियन, जिसको मतलब होता है इक्वल सोसाइटी एज मार्केट मैकेनिज्म्स do not distribute equally to all. And the government has to ensure इक्वालिटी, करेक्ट। तो अब गवर्नमेंट समानता लाएगी कैसे? गवर्नमेंट समानता लाएगी कैसे, ये बताइए। सर गवर्नमेंट समानता कैसे ला सकती है आपके मेरे बीच में? बजट्स के थ्रू, टैक्सेस ऑन रिच, सब्सिडाइजेशन टू पुअर, अमीर से लेकर गरीबों को दे, बराबर। तो देखो उसमें अपन पैराग्राफ चेंज करके लिखो, द बजट डिसाइड्स फॉर whom should an economy produce for whom should an economy produce, and it deals with distributive justice, that is equity and fairness. Distribution aims at
redistribution of income to achieve an equal distribution of social output improving the society providing equality in income and wealth providing equality in income and wealth providing security for people sir ensuring standard of living ensuring standard of living बराबर ये करना चाहते हैं मतलब हम रीडिस्ट्रीब्यूशन का उद्देश्य क्या है मतलब रीडिस्ट्रीब्यूशन का एम उद्देश्य क्या है अगर आप चाहो तो ये लिख सकते हो इसे अब काम कैसे होगा मतलब हम ये चाहते हैं होगा कैसे लिखते हैं उसको हाउ इट विल वर्क हाउ इट विल वर्क इम्प्रूविंग द सोसाइटी प्रतिभा सेकेंड वाला है इम्प्रूविंग द सोसाइटी हाउ इट वर्क्स तो इसके अंदर पहला आएगा taxation of rich subsidy to poor progressive tax for public ब्रैकेट में सब्सिडाइजेशन फॉर पुअर पीपल एम्प्लॉयमेंट रिजर्वेशन अब यहाँ पर आकर आप और मैं एक विवादास्पद पॉइंट की बात कर रहे हैं एम्प्लॉयमेंट रिजर्वेशन सर इस पे तो हम सख्त खिलाफ हैं एम्प्लॉयमेंट रिजर्वेशन उसके बाद चौथा रेगुलेटिंग द प्रोडक्शन ऑफ हेल्थ एंड वेलबींग आइटम्स हेल्थ एंड वेलबींग आइटम्स अब एक बात बताओ कोरोना की दवाई वैक्सीन वगैरह इसमें कर रहे हैं कि ना चाहिए तो आप लिख सकते हो फ्री वैक्सीनेशन रेमडेसिविर एलोकेशन through government hospitals
हाँ समर्थ, आप फर्स्ट और सेकंड को सेम बोल सकते हो, पर उन्होंने दोनों को अलग करके लिखा है आपके मेरे मॉड्यूल में. एंड देन फिफ्थ वन इज बैकवर्ड एरिया डेवलपमेंट स्कीम. वैक्सीनेशन के बाद लिखा है रेमडेसिविर एलोकेशन. ये रेमडेसिविर तो वैसे ही बहुत बड़ी दिक्कत है. रेगुलेटिंग द प्रोडक्शन ऑफ हेल्थ, regulating the production of health and well-being items. अच्छा, एक चीज, आपका अगला क्लास कितने बजे? 4:50 पे है क्या? हाँ, तो अब सुनो मेरी बात. अब मैं आपको ये बता रहा हूँ सबसे पहले तो कि इसको रोज़ हम कनेक्ट करते चलेंगे कि सर हमारा ये कवर कहाँ तक हो रहा है. ये देखो, अब आपको मैंने आज जो पढ़ाया है वो आपके स्टडी मटेरियल में कहाँ से कहाँ तक कवर हो रहा है. ये देखो आप, ये रोज़ अपन, ये रोज़ मेरे साथ रिकन्सिलेशन करते चलना. जैसे आज मैंने आप लोगों को ये पढ़ाया तो मैं आज आपको यहाँ तक लेके आ गया हूँ. आज आप अलोकेशन फंक्शन पूरा यहाँ तक पढ़ सकते हो, पेज नंबर 2.7 तक. अब मैं फिर से बोल रहा हूँ, आप अपने आप को कम से कम 4-5 दिन का टाइम ज़रूर दीजिएगा. जल्दबाजी मत कीजिएगा. उसमें कई टर्मिनोलॉजीज ऐसी रहती है स्टडी मटेरियल में जो पहले दिन क्लियर नहीं होंगी. जैसे इसने काफ़ी सारी चीज़ें, मैं आपको बता देता हूँ, इसने पब्लिक गुड्स, मेरिट गुड, डीमेरिट गुड्स वगैरह सब कुछ लिखा है जिसका मीनिंग उसने अगले चैप्टर्स में समझाया है. तो कल आप 2.7 तक पढ़ के बैठिए, आप रियलाइज़ करेंगे कि मैंने 2.7 तक आपको पूरा समझा भी दिया है और कंसाइज नोट्स भी बनवा दिए हैं साथ साथ. कल पेज नंबर 2.7 तक पढ़ के बैठना, ठीक है? शर्मा जी, इतना सब याद नहीं करना है यार, मैं पहले दिन सब कुछ बता चुका हूँ तुम लोगों को. आपको रटना नहीं है. बच्चों जैसी बात कर रहे हो, सीए फाइनल के अंदर आने वाले हो, इंटरमीडिएट पढ़ रहे हो, बहुत ग्रुप्स की तैयारी कर रहे हो. आपको किसने बोला ये पूरा का पूरा रटना है? मैं रटने का नहीं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ आप एक बार उसको रीड करके आओ. सिर्फ पढ़ के रखो बेटा. अभी वो रिजर्वेशन जो भी अब तुमको चर्चा करनी कल मेरे साथ करना. और अगर आप लोगों को लिखने में मज़ा नहीं आ रहा है तो आप लिखो मत, आप सुनते चलो. मैं आपको रोज़ आपके बोलता रहा हूँ, ये फर्स्ट यूनिट खत्म होगा, ये पूरी की पूरी शीट मैं तुमको पीडीएफ दे दूंगा, ठीक है? ये पूरी की पूरी शीट पीडीएफ तुम अपने पास रख लेना, तुम्हारे को गूगल ड्राइव पे दे देता हूँ, ठीक है? जिन बच्चों को तकलीफ हो रही है, कुछ बच्चे बोल रहे हैं, बोले सर वो साथ साथ में समझ में नहीं आता, लिखें कि समझें. जो साथ लिख सकते हैं लिखें, जिनका छूटता है परेशान ना हो, पर आप लिखोगे ना तो लिखने में बेटा ध्यान रहेगा. और अगर सिर्फ सुनते रहोगे ना बेटा तो आप ही लोगों को तकलीफ होगी, वो ध्यान नहीं बैठेगा. जैसे एक दो बच्चों का आया, वो मित्तल का भी आया, जैन, ऋतिक भी बोल रहा है कि सर लिखने में नहीं आता समझते टाइम. ठीक है, मैं उसको डिक्टेट करवा दिया करूंगा, चिंता मत करो. आज फॉर्मली सेकंड लेक्चर है, उसको समझ लेंगे अपन, हाउ इट हैज़ टू बी डन, सो डोंट वरी अबाउट दैट.